हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन है, यानी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का हम लोग डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है क्योटो प्रोटोकॉल, अन्य प्रोटोकॉल व संधियां। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो यूएनएफसीसीसी यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से संबंध है। यह ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है, न कि केवल ग्रीन हाउस गैस से। जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 को हुए यूएनएफसीसीसी के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया। यह प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को वर्ष 1990 के स्तर पर लाने के लिए एक बाध्यकारी समझौते के तहत लाया गया है। क्योटो प्रोटोकॉल समझौते के अनुसार अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाले देशों के लिए उत्सर्जन में वर्ष 2008 से 2012 तक 5.2% की कटौती करने का प्रावधान किया गया था। स्वच्छ विकास युक्ति यानी सीडीएम क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म यूएनएफसीसीसी के क्योटो प्रोटोकॉल के धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है। इसके तहत एनेक्स 1 के विकसित देश गैर एनेक्स देशों में स्वच्छ विकास युक्ति परियोजनाएं कार्यान्वित कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। कार्बन क्रेडिट का उपयोग विकसित देश अपनी राष्ट्रीय उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं में हुई कमी को पूरा करने में कर सकते हैं। स्पष्ट है कि परियोजनाएं एनेक्स 1 के देशों के द्वारा कार्यान्वित की जाती है, परंतु इन परियोजनाओं को गैर एनेक्स 1 विकासशील देशों में क्रियान्वित किया जाता है और इस प्रकार इन परियोजनाओं का संबंध दोनों ही प्रकार के देशों से है। यहां पर आप देख सकते हैं यूएनएफसीसीसी क्योटो प्रोटोकॉल के धारा 12 के अंतर्गत सीडीएम है और इसमें जो है एनेक्स 1 देश कार्बन क्रेडिट प्राप्त करते हैं। ठीक है, एनेक्स 1 देश गैर एनेक्स 1 देश कार्बन क्रेडिट और सीडीएम परियोजनाओं में पूंजी लगाते हैं। और सीआर जो है, ध्यान रखिएगा, ये जो है क्योटो प्रोटोकॉल व स्वच्छ विकास युक्ति से संबंधित डायग्राम, इसको एक बार जो है आप अच्छे से चीजों को समझते हुए आगे बढ़िएगा। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रणाली जो है लागू की गई थी और इस प्रणाली के तहत किसी देश में उपलब्ध उद्योगों के अनुसार उस देश के द्वारा किए जाने वाले अधिकतम कार्बन उत्सर्जन का निर्धारण किया जाता है। किसी देश या समूह को उसके निर्धारित अधिकतम कार्बन उत्सर्जनों में प्रति मीट्रिक टन की कटौती करने पर एक कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय उनके वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार किया जाता है। सीडीएम यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए हरित गृह गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने की प्रणाली है जो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सामने आई थी और इसके अंतर्गत वनीकरण, कार्बन सिंक, अन्य देशों में कार्बन न्यूनीकरण की परियोजनाएं आदि आती हैं। यह वैश्विक तापन को कम करने में सहायक है। इस प्रणाली के तहत विकसित देश विकासशील देशों में कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाओं में पूंजी लगाकर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। CO2 उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापन के नियंत्रण के लिए कार्बन क्रेडिट के प्रोत्साहन की बात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है। यूएनएफसीसीसी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत सीडीएम जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, इसका संचालन विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां या प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकी अपनाकर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम कर सकें। प्रमाणित उत्सर्जन कटौतियां सीडीएम के अंतर्गत आने वाली व्यापारिक इकाई है। एक सीईआर यूनिट जो है 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटाने से प्राप्त होती है। याद रखिएगा, एक सीईआर यूनिट 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटाने से प्राप्त होती है। यह वनीकरण इत्यादि के द्वारा प्राप्त की जाती है। कार्बन टैक्स क्या है? तो देखिए, कार्बन कर उन ऊर्जा स्रोतों पर लगाया जाने वाला कर है जो वातावरण में CO2 का उत्सर्जन करते हैं। यह जो है पॉल्यूशन टैक्स का एक उदाहरण है। यूं तो स्वीडन, फिनलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे आदि देश कार्बन टैक्स लगा चुके हैं, किंतु 2005 में पहली बार न्यूजीलैंड ने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया। फरवरी 2018 में सिंगापुर सरकार ने घोषणा की कि वह अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए 2019 से एक कार्बन टैक्स लागू करेगी। प्रतिवर्ष
25,000 टन या अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के उत्पादन वाले सभी व्यापारिक क्षेत्रों में सभी सुविधाएं कार्बन टैक्स के अधीन होंगी। किसी गैस का वैश्विक तापन विभव उस गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडलीय जीवन काल परिवर्तनीय है, जबकि सभी समयावधियों के दौरान इसका वैश्विक तापन विभव 1 पाया गया है। मीथेन का 20 वर्ष के दौरान वैश्विक तापन विभव 72 पाया गया है। अतः कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन गैस मीथेन ग्रीन हाउस गैस के रूप में ज्यादा प्रभावी और हानिकारक है। मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसें की कुल मात्रा को कार्बन पदचिह्न या कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। देखिए, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा किया गया है। यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने, प्रबंधन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मापन, प्रबंधन व प्रतिवेदनों के लिए मानकों को निर्धारित करता है। वन कार्बन भागीदारी सुविधा विश्व बैंक का एक कार्यक्रम है जो जून 2008 में प्रारंभ हुआ था। यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज एवं स्वदेशी जनों की एक वैश्विक भागीदारी है। इसका सृजन वन उन्मूलन एवं वन निम्नीकरण के फलस्वरूप होने वाले उत्सर्जनों को कम करने में विकासशील देशों की सहायता करने के उद्देश्य से किया गया है। यह सुविधा विकासशील देशों को उनके इन प्रयासों में सहायता के लिए वित्तीय और तकनीकी मदद उपलब्ध कराती है। यह सुविधा विश्वविद्यालयों, व्यक्तियों एवं संस्थानों को वित्तीय मदद नहीं देती। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स एक बहुपक्षीय कोष है। याद रखिएगा, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप एक बहुपक्षीय कोष है जिसका प्रबंधन विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। और इस कोष के लिए नॉर्वे ने अधिकतम 135 मिलियन डॉलर और यूके ने 120 मिलियन डॉलर, अमेरिका ने 25 मिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यह कोष स्थलीय क्षेत्र यानी लैंड सेक्टर से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी करने को बढ़ावा देता है। देखिए, कार्टाजेना प्रोटोकॉल था, कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव विविधता अभिसमय का पूरक प्रोटोकॉल है जो जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों के द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। 29 जनवरी 2000 को अंगीकृत किया गया। 11 सितंबर 2003 से यह प्रभाव में आया। नगोया प्रोटोकॉल 12 अक्टूबर 2014 को प्रभाव में आया। यह भी सीबीडी का पूरक समझौता है। यह आनुवांशिक संसाधनों को प्राप्त करने और उनसे लाभ मिलते हैं, उन लाभों को या उनसे मिले लाभों के समुचित और निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित है। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि यूरोपीय संघ के द्वारा विकासशील देशों के साथ वार्तालाप एवं सहयोग से वर्ष 2007 में स्थापित की गई। शुरुआत में 4 देशों से प्रारंभ, यह संधि 38 देशों, 8 क्षेत्रों और उप क्षेत्रों में क्रियाशील है। यह अपने लक्ष्यों को 2 पारस्परिक सुदृढ़ स्तंभों के माध्यम से पूरा करता है। लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है। देखिए, जीसीसीए का ओवरऑल उद्देश्य यूरोपीय संघ और गरीब विकासशील देशों के मध्य नई संधि बनाना है जिनके पास जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए न्यूनतम क्षमता है। इसका समन्वय यूरोपीय कमीशन के द्वारा किया जाता है। पहला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? तो सही जवाब है जलवायु परिवर्तन से, सी ऑप्शन। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से संबंध है। यह ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है, न कि केवल ग्रीन हाउस गैस से। सेकंड नंबर है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो आपको मालूम है जलवायु परिवर्तन से, सही जवाब होगा यानी बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, क्योटो उप संधि वर्ष 2005 में लागू हुई। दूसरा है,
क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबंध है। तीसरा है मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड के तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। बताइए इन तीनों पर विचार करके कि कौन सा इन तीनों में से कथन सही है। सही जवाब है पहला और तीसरा कथन बिल्कुल सही है। क्योटो उपसंधि रूस के हस्ताक्षर के बाद 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। क्योटो संधि वैश्विक तापन से संबंधित है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थिति मीथेन गैस से अधिक है। किसी गैस का वैश्विक तापन विभव यानी ग्लोबल वार्मिंग जो पोटेंशियल है उस गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडलीय जीवन काल जो है परिवर्तनीय है, ध्यान रखिएगा। और जबकि सभी समयावधियों के दौरान इसका वैश्विक तापन विभव 1 पाया गया है, मीथेन का 20 वर्ष के दौरान वैश्विक तापन विभव 72 पाया गया है। अतः कार्बन डाइऑक्साइड के तुलना में मीथेन ग्रीन हाउस गैस के रूप में ज्यादा प्रभावी और हानिकारक है, याद रखिएगा। 4 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जल संरक्षण का संबंध क्योटो प्रोटोकॉल से दिया गया है जो कि सुमेलित नहीं है। आपको मालूम है क्योटो प्रोटोकॉल जो है एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना अभिसमय से अंतर संबंधित है। इस प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में अंगीकृत किया गया था तथा यह 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। यह प्रोटोकॉल वैश्विक तापन में योगदान देने वाली गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए लक्षित है। 5 नंबर है 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहां पर किया गया था? तो सही जवाब है क्योटो में। क्योटो में जो है 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन जो है आयोजित हुआ था, ध्यान रखिएगा। और 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया था। इसी सम्मेलन के दौरान क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया जो कि 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हुआ था। 6 नंबर है निम्नलिखित कथनों में से कौन सीडीएम के लिए सत्य नहीं है। सीडीएम क्या है आपको मालूम है? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है। जो सीडीएम के लिए सत्य नहीं है वह आपका यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है जो कि यह सही नहीं है क्योंकि यह प्रोत्साहित करता है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए जो है हरित गृह गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने की एक प्रणाली है जो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सामने आई थी। इसके अंतर्गत वनीकरण, कार्बन सिंक, अन्य देशों में कार्बन न्यूनीकरण की परियोजनाएं आदि आती हैं। यह वैश्विक तापन को कम करने में सहायक है। इस प्रणाली के तहत विकसित देश विकासशील देशों में कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाओं में पूंजी लगाकर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर है ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए इसका सही जवाब है ए ऑप्शन। वैसे इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने और प्रबंधन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण साधन है, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 से प्रभावी हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है। मीथेन के तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के रूप में 5 गुना अधिक प्रभावी होती है। सही जवाब है पहला, यानी ए ऑप्शन। पहला और दूसरा कथन दोनों सही है। जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 को हुए यूएनएफसीसीसी के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हो गया। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर पर लाने के लिए एक बाध्यकारी समझौते के तहत लाया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 है CO2 उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापन के संदर्भ में यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्ति का क्या नाम है जो विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां या प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकियां अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम कर सके। सही जवाब है बताइए स्वच्छ विकास युक्ति, जिसका नाम है क्या? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म।
देखिए, CO2 उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापन के नियंत्रण के लिए कार्बन ट्रेडिंग के प्रोत्साहन की बात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है। UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके अंतर्गत स्वच्छ विकास युक्ति यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का संचालन विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां या प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है, ताकि वे अच्छी से क्या करें, प्रौद्योगिकी अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम कर सकें। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, कार्बन जमाव यानी कार्बन क्रेडिट्स के बारे में स्वच्छ विकास युक्ति क्योटो नवाचार युक्तियों में से एक है, क्या यह सही है? दूसरा, CDM के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाली परियोजनाएं केवल संलग्न वन देशों से संबंधित हैं। इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। इसके बारे में हम लोगों ने कुछ ही सेकंड पहले डिस्कस किया है। इसका सही जवाब होगा पहला कथन सिर्फ सही है। देखिए, जो CDM है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है, यह UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल के धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है। इसके तहत Annex 1 विकसित देश और गैर Annex 1 देशों में स्वच्छ विकास युक्ति परियोजनाएं कार्यान्वित कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं तथा परियोजनाएं Annex 1 के देशों के द्वारा कार्यान्वित की जाती है, परंतु इन परियोजनाओं को गैर Annex 1 विकासशील देशों में क्रियान्वित किया जाता है और इस प्रकार इन परियोजनाओं का संबंध दोनों ही प्रकार के देशों से है। 11 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाले जो शब्द हैं Annex 1 देश किससे संबंधित है, उनका मूल स्रोत क्या है? प्रमाणित उत्सर्जन कटौतियां, स्वच्छ विकास क्रियाविधि। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, इसका सही जवाब है तीसरा यानी सी ऑप्शन। जो CDM है यानी स्वच्छ विकास युक्ति क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल के धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है। इसके तहत Annex 1 के विकसित देश गैर Annex 1 देशों में स्वच्छ विकास युक्ति परियोजनाएं कार्यान्वित कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। कार्टागोना प्रोटोकॉल जैव विविधता अभिसमय का पूरक प्रोटोकॉल है, जो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों के द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों से जैव विविधता के रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। नागोया प्रोटोकॉल आनुवांशिक संसाधनों को प्राप्त करने और उनसे मिलने, जो नागोया प्रोटोकॉल है ध्यान रखिएगा, जेनेटिक रिसोर्सेज को प्राप्त करने और उनसे मिलने लाभों के समुचित और निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित है। 12 नंबर है, कार्टागोना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टागोना प्रोटोकॉल का संबंध है जैव सुरक्षा समझौते से, याद रखिएगा। कार्टागोना प्रोटोकॉल जो है एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध जैव सुरक्षा समझौते से है। इसे 29 जनवरी 2000 को जो है स्वीकार किया गया और 11 सितंबर 2003 से यह लागू हुआ। तो इसे 29 जनवरी 2000 को स्वीकार किया गया, 11 सितंबर 2003 से यह लागू हुआ। भारत ने 23 जनवरी 2003 को जैव सुरक्षा पर कार्टागोना प्रोटोकॉल की पुष्टि की। 13 नंबर है, मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कार्बन पदचिह्न यानी कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कार्बन पदचिह्न कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। इसके अतिरिक्त मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि गैसें भी ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में आती है, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया है। 14 नंबर है, कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कार्बन क्रेडिट के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है, जो कि सही नहीं है। बाकी ए बी सी जो कथन है इसके संदर्भ में सही है। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रणाली लागू की गई थी। इस प्रणाली के तहत किसी देश में उपलब्ध उद्योगों के अनुसार उस देश के द्वारा किए जाने वाले अधिकतम कार्बन उत्सर्जनों का निर्धारण किया जाता है। किसी देश या समूह को उसके निर्धारित अधिकतम कार्बन उत्सर्जनों में से प्रति मीट्रिक टन की कटौती करने पर एक कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय उनके वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार किया जाता है। ध्यान रखिएगा,
15 नंबर है कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? सही जवाब होगा क्योटो प्रोटोकॉल, ए ऑप्शन। 16 नंबर है बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है? बताइए। बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो सही जवाब होगा विश्व बैंक। देखिए, बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप एक बहुपक्षीय कोष है जिसका प्रबंधन विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है और इस कोष के लिए नॉर्वे ने अधिकतम $135 मिलियन, यूके ने लगभग 120 जो है मिलियन डॉलर और अमेरिका ने जो है $25 मिलियन की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यह कोष जो है लैंड सेक्टर से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी करने को बढ़ावा देता है। 17 नंबर एक वन कार्बन भागीदारी सुविधा फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? पहला है यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज और देशी जनों यानी इंडिजिनस पीपल्स की एक जो है वैश्विक भागीदारी है। दूसरा, यह धारणीय यानी सस्टेनेबल वन प्रबंधन के लिए पर्यावरण अनुकूली यानी इको फ्रेंडली और जलवायु अनुकूलन यानी क्लाइमेट एडेप्टेशन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए जो है वैज्ञानिक वानिकी अनुसंधान में लगे विश्वविद्यालयों, विशेष वैज्ञानिकों और संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तीसरा है यह देश की उनके वन उन्मूलन और वन निम्नीकरण उत्सर्जन कम करने प्लस, ठीक है, जो रेड प्लस है याद रखिए, रिड्यूसिंग एमिशंस फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन प्लस जो है इनके प्रयासों में वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर मदद करती है। इन तीनों में जो कथन सही है पहला और तीसरा कथन सही है। वन कार्बन भागीदारी सुविधा विकास बैंक विश्व बैंक, वन कार्बन भागीदारी सुविधा विश्व बैंक जो है एक कार्यक्रम है जो जून 2008 में प्रारंभ हुआ था। यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज, स्वदेशी जनों की एक वैश्विक भागीदारी है। इसका सृजन जो है वन उन्मूलन और वन निम्नीकरण के फलस्वरूप होने वाले उत्सर्जनों को कम करने में विकासशील देशों के सहायता करने के मुख्य उद्देश्य से किया गया है। यह सुविधा विकासशील देशों को उनके इन प्रयासों के सहायता के लिए वित्तीय और तकनीकी मदद उपलब्ध कराती है। इसलिए दूसरा कथन असत्य है क्योंकि यह सुविधा विश्वविद्यालय, व्यक्तियों और संस्थानों को वित्तीय मदद नहीं देती। 18 नंबर है भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि यानी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला, यह यूरोपीय संघ की पहल है। दूसरा जो दिया गया इसमें, यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तीसरा है इसका समन्वय विकास संसाधन संस्थान और धारणीय विकास के लिए विश्व व्यापार परिषद के द्वारा किया जाता है। इन तीनों में से जो कथन सही है पहला, दूसरा सही है, तीसरा सही नहीं है। ठीक है, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि यूरोपीय संघ के द्वारा विकासशील देशों के साथ वार्तालाप एवं सहयोग से वर्ष 2007 में स्थापित की गई। शुरुआत में 4 देशों से प्रारंभ यह संधि 38 देशों, 8 क्षेत्रों और उप क्षेत्रों में जो है क्रियाशील है। यह अपने लक्ष्यों को यह अपने लक्ष्य को 2 पारस्परिक सुदृढ़ स्तंभों के माध्यम से पूरा करता है और इनमें लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीति और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना इसमें जो है शामिल है। जीसीसीए का ओवरऑल उद्देश्य यूरोपीय संघ और गरीब विकासशील देशों के मध्य नई संधि बनाना है जिसके पास जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए न्यूनतम क्षमता है। इसका समन्वय यूरोपीय कमीशन के द्वारा यानी इसी के द्वारा किया जाता है। 19 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा? सही जवाब है न्यूजीलैंड। याद रखिएगा डी ऑप्शन। कार्बन कर यानी कार्बन टैक्स उन ऊर्जा स्रोतों पर लगाया जाने वाला टैक्स है जो वातावरण में CO2 को उत्सर्जन करते हैं। यह जो है पॉल्यूशन या प्रदूषण कर कह सकते हैं या पॉल्यूशन टैक्स का जो है एक उदाहरण है। ये तो जो है स्वीडन, फिनलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे आदि देश जो है कार्बन टैक्स लगा चुके हैं, किंतु 2005 में पहली बार न्यूजीलैंड ने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया। ठीक है, 20 नंबर है निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने के लिए 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की? सही जवाब है
आपको मालूम है लास्ट में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था, सिंगापुर इसका सही जवाब होगा। 2018 में सिंगापुर सरकार ने घोषणा की कि वो अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए 2019 से एक कार्बन टैक्स लागू करेगी। प्रतिवर्ष 25,000 टन या अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के उत्पादन वाले सभी व्यापारिक क्षेत्रों में सभी सुविधाएं कार्बन टैक्स के अधीन होंगी। 21 नंबर है गहरी कार्बन वेधशाला DCO, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन के भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। दूसरा, यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। तो बताइए गहरी कार्बन वेधशाला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है। इसके बारे में देख लेते हैं। गहरी कार्बन वेधशाला DCO जो है 1000 से अधिक वैज्ञानिकों का एक वैश्विक समूह है जो पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा, गतिविधि, रूप और उद्गम को समझने के दिशा में एक 10 वर्षीय अभियान पर कार्यरत हैं। इस अभियान के तहत गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन कार्य संचालित किया जाता है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में भारत की कार्य योजनाएं क्या हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और PDF अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और जहां भी आपको डाउट हो किसी भी प्रश्न में, किसी भी टॉपिक में, तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।